तो आज तारीख है 6 अक्टूबर, और 6 अक्टूबर की अगर पहली न्यूज़ की बात करें तो वो आई है नोबेल प्राइज़ के बारे में। अभी हम देख रहे हैं ना, रोज नए नई चीज़ों में नोबेल मिलते जा रहे हैं। तो अभी फिजिक्स के नोबेल के बारे में आई है कि जो यूएस और जापान के साइंटिस्ट हैं, 3 साइंटिस्टों को नोबेल प्राइज़ मिला है फिजिक्स में। एक तो है मनाबे, दूसरे हैं हैसलमैन, और तीसरे हैं पेरिसी। मतलब पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना शॉर्ट शॉर्ट में भी रख लो तो बहुत है। मनाबे और हैसलमैन है, ये तो यूएस और जापान के हैं, और पेरिसी हैं वो इटली के हैं बाय द वे। तो अब ये बात की जाए कि इसमें किनको किस में मिला, तो ये मैनपे और असलमैन इन दोनों को ही रेडिएशन बैलेंस के लिए मिला है, और पेरिसी को मिला है कि रेडिएशन इक्विलिब्रियम के लिए। तो दैट्स ऑल। अब होता क्या है, देखो फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज मिलता है, बेसिकली नोबेल तो एक ही आदमी को मिलता है ना, जहां तक है। अब इन लोगों ने क्या किया है ना, नोबेल प्राइज को बांटा है। अब ये बांटा कैसे है कि जो मैनप्पे और हसलमैन है, 25-25% प्राइज इनको मिला है, और पेरिसी है 50% प्राइस उनको मिला है। तो ऐसे 3 लोगों में ये फिजिक्स का नोबेल बटा है। अगर हम लोग फिजिक्स के नोबेल प्राइज की बात करें, तो कल हम लोगों ने बात भी की थी कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस है जो इसको देती है, और विल्हेम रोंगटन थे जिनको पहली बार फिजिक्स का नोबेल मिला था। विल्हेम रोंगटन वही है जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी, उनको पहली बार फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था। और स्टॉकहोम में ये दिए जाते हैं। और टोटल आज तक की बात करें तो 219 लोगों को फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिल चुका है। और वहीं हम बात करें कि जॉन करके एक थे, उनको 2 बार मिल चुका है फिजिक्स का। वे अकेले ऐसे आदमी हैं जिनको फिजिक्स में 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। और नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो वो आई है मूडी की रेटिंग को लेकर, कि मूडी ने इंडिया की जो एनुअल ग्रोथ की जीडीपी रेटिंग है उसको गिरा के 11% से 9.8% कर दी है। और वहीं एनुअल ग्रोथ की बात करें तो अभी तक अनस्टेबल रेटिंग में थी, अब इंडिया की स्टेबल में कर दी है, क्योंकि कोरोना वगैरह निकल गया, इंडिया का सेकेंड वेव खत्म हो गई है, और थर्ड वेव के अभी हाल में कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे, तो स्टेबल रेटिंग में डाल दिया है। बाय द वे, अगर रेटिंग के हिसाब से बात करें तो अभी भी मूडी ने इंडिया को BAA3 में ही डाल के रखा है। देखो कैटेगरीज होती हैं, एक AA कैटेगरीज होती हैं, फिर सिंगल ए होती हैं, फिर बी कैटेगरी होती है, फिर BA कैटेगरी होती है, और फिर सी, और फिर CA आती है। तो BA कैटेगरी ऐसी होती है कि यहाँ इस देश में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली देश नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से इनकी जीडीपी ग्रोथ हो रही है वो उसमें किया जा सकता है। तो इंडिया को BAA3 कैटेगरी में डाल दिया है, और ईयरली जो हमारी एनुअल ग्रोथ है जीडीपी की वो 9.8% फॉर्च्यून कर दी है मूडी के द्वारा। और मूडी हम जानते ही हैं 1909 में बनी थी, और रेटिंग एजेंसी है, अलग अलग देशों को रेटिंग देती है, दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज आई है इंडियन एयरफोर्स को लेके। अभी क्या है ना, इंडियन एयरफोर्स में जो एक महिला है उसका भी रेप हुआ था, तो उसने चार्जेस लगाए थे अपने सीनियर्स पे। तो उसको लेके उन लोगों ने वहां पे, जो इंडियन एयरफोर्स की जो मेडिकल कमांड है, उन लोगों ने 2 फिंगर टेस्ट किया था, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने मना करके रखा है कि ऐसा टेस्ट नहीं होना चाहिए, यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो पहले से ट्रॉमा में है और तुम टेस्ट के नाम पे उसको और ट्रॉमा में डाल रहे हो। और अभी हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है उनका भी एक बयान आया है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई टेस्ट किया ही नहीं गया है। अब हुआ है कि नहीं हुआ है ये तो जांच का विषय है, बस अगर ये आ गया न्यूज़ में तो हमें जानने के लिए हो जाता है कि क्या है। तो 2 फिंगर टेस्ट नाम से ही समझ में आ रहा है। और बाकी अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने के जो BS चौहान, जस्टिस BS चौहान थे, उनने सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट भी दिया था कि इस टेस्ट को इंडिया में बैन कर देना चाहिए। वहीं हम बात करें तो जो UN के बेसिक प्रिविलेज फॉर विक्टिम ऑफ क्राइम एंड एब्यूज जो लॉ है, एक्ट, UN बेसिक प्रिंसिपल फॉर विक्टिम ऑफ क्राइम एंड अब्यूज लॉ, उसके पावर नंबर 1985 में भी लिखा हुआ है कि 2 फिंगर टेस्ट को महिलाओं पे नहीं किया जाएगा। और ऊपर से मतलब इंडिया में भी बैन है, साथ साथ में इंटरनेशनली भी बैन है। और ये है कि बहुत से लोग क्या करते हैं ना, कि कैरेक्टराइज करते हैं कि ये महिला तो ऐसे टाइप की थी, इस वजह से इसका रेप है। ठीक है, तो वो कैरेक्टराइजेशन भी इंडिया में नहीं किया जा सकता। अगर हम बात करें ना कि IPC के सेक्शन 155 के तहत तुम किसी भी महिला का कैरेक्टराइजेशन के आधार पे उसका रेप हुआ है कि नहीं हुआ है ये डिसाइड नहीं कर सकती, इवन दो वो प्रोस्टिट्यूट ही क्यों ना हो। अगर रेप हुआ है तो रेप अलग चीज़ है। और वहीं पे एक और है जो सेक्शन नंबर 375, उस पर एक मूवी बनी थी, सेक्शन 375। सेक्शन 375 बेसिकली रेप से संबंधित है। इसमें 6 प्रकार के रेप हैं जो इंडिया में इलीगल बताए गए हैं। कि देखो,
एक तो अगेंस्ट विल, तुम किसी के विल के अगेंस्ट करते हो। दूसरा अगेंस्ट कंसेंट, मतलब जबरदस्ती करते हो किसी कंसेंट के बगैर। डेथ थ्रेट दे के तुम किससे करते हो, थर्ड चीज ये है। विदाउट प्रिटेंडिंग, कि मतलब तुम कोई और बन के उससे रेप करते हो, ये भी गलत है। चौथा और पांचवा है इसमें एल्कोहल, और छठवा है जो कम्युनिकेशन की कमी हो, कि तुमने किसी से कम्युनिकेट नहीं किया और रेप कर लिया, सिंपल सी बात है। हाँ, इवन तो एक और है जो बाल विवाह में आता है, कि 16 साल से नीचे की लड़की है, अगर उसके साथ में तुम कैसे भी संबंध बनाते हो तो वो रेप में ही आता है, चाहे उसका कंसेंट हो ना हो, डजेंट मैटर, 16 साल से नीचे नहीं। तो ये कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन है जो इंडिया के सेक्शन नंबर 375 आईपीसी में दिए हुए हैं रेप के खिलाफ। एक नेक्स्ट न्यूज आई है डेनमार्क के पीएम को लेके, कि डेनमार्क की जो पीएम है मेटे, वो अभी भारत आ रही हैं, और भारत में आके वो रिन्यूएबल एनर्जी पे बात करेंगी, वहीं क्लाइमेट चेंज पे बात करेंगी, और तमिलनाडु में हम देखते हैं नई एक विंड पावर मिल लगनी है, उसके बारे में भी बात होनी है यहाँ पे आके। और हम जानते हैं ना, डेनमार्क देखो वैसे ही सारे देशों से काफी आगे, जितनी भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वो वैसे ही इन्वायरमेंट और इन सब पे बहुत आगे चलती हैं, और अगर कंट्रीज से बात की जाए वो अभी से इन सब पे ही ज्यादा फोकस चल रहा है डेनमार्क का, और उसी को लेके इंडिया में आके भी वो बात करेंगी। और डेनमार्क की हम जानते हैं कि कोपेनहेगन है जो उनकी कैपिटल है। हम जानते हैं कि तमिलनाडु का ट्रानकोइबार करके जो एक जगह है, तमिलनाडु में ट्रानकोइबार करके एक जगह है, वो भी डेनमार्क के पास ही थी। 1620 से लेकर 1845 तक वो डेनमार्क की ही कॉलोनी थी, फिर डेनमार्क उसे ब्रिटिशर्स को देके चला गया था। वहीं निकोबार आइलैंड की बात करें तो 1868 तक डेनिश टेरिटरी निकोबार आइलैंड भी रहे थे डेनिश लोगों के पास में ही, फिर भी वो ब्रिटिशर्स को देके चले गए थे। मतलब देखो, था इंडिया का, इन लोगों ने कर रखा था, और ये लोग आपस में एक दूसरे को दे देते थे। वहीं हम लोगों ने देखा था कि गोवा पुर्तगालियों के पास था, उन लोगों ने दहेज में दे दिया था। तो ये सब सीन भी है। देखो, एक नेक्स्ट न्यूज आई है एयरपोर्ट एशिनेशन सेंटर्स को लेकर, कि जो अडानी है, अडानी को अभी हम लोगों ने 3 एयरपोर्ट दे दिए हैं तकरीबन 350-400 करोड़ में। तो एयरपोर्ट एशिनेशन सेंटर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक रिपोर्ट भेजी है कि ये जो एयरपोर्ट्स हैं जो आपने अडानी जी को लीज पे दिए हैं, ये तकरीबन 1300 करोड़ के एयरपोर्ट हैं, और ये 1300 करोड़ में देने की तय हुई थी, और आपने 400 करोड़ में अडानी जी को दे दिए हैं। तो इनको अडानी से वापस लिए जाए और इनकी दोबारा से नीलामी की जाए। अब देखते हैं आगे क्या होता है, किस हिसाब से दिए गए हैं अडानी को, ये तो गवर्नमेंट ही जाने। एक नेक्स्ट न्यूज आई है आयुष्मान भारत को लेके, कि आयुष्मान भारत में जो हेल्थ पैकेजेस हम देखते हैं उनको रिवाइव किया जा रहा है। रिवाइव कैसे, कि अलग अलग बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जो अभी तक आयुष्मान भारत में नहीं थी। जैसे हम लोगों ने देखा अभी इंडिया में ब्लैक फंगस वगैरह आ गया है, ये सब आयुष्मान भारत में कवर नहीं था। तो ब्लैक फंगस जैसी बीमारियों को भी इसमें डाला जाएगा। और जय स्कीम, पीएम जय कह लो, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कह लो, आयुष्मान भारत कह लो, या पीएम आरोग्य कह लो, सब एक ही बात है, सब एक ही नाम, इसी के अलग अलग नाम है। तो इसमें हम देखते हैं कि इनको, और जो अभी तक बीमारियां इसमें नहीं है उन बीमारियों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। और नवंबर में आयुष्मान भारत 2.0 करके इसको रिलीज किया जाएगा दोबारा से। अब इतना तो हम जानते हैं कि 5 लाख है जो पर फैमिली का पर ईयर पर फैमिली इसमें हेल्थ कवर दिया जाता है। और वहीं अभी तक, लेकिन एक पता है इसमें प्रॉब्लम क्या है, आयुष्मान भारत में अभी तक जितने भी लोगों ने एनरोल किया है उसमें से 80% लोग वही हैं जो अर्बन या सब अर्बन लोग हैं। मतलब रूरल लोग इसमें बहुत कम, केवल टोटल एनरोलमेंट में मात्र 20% है जो रूरल लोग हैं। और जबकि हम वैसे बात करें तो इंडिया की तकरीबन 60% पॉपुलेशन है जो गाँव में रहती है। तो गांव की पॉपुलेशन इसमें बहुत कम एनरोल कर रही है, जिनको और बढ़ाना चाहिए। वहीं हम देखते हैं जब आयुष्मान भारत की बात करें तो 60% इसमें केंद्र पैसा देती है और 40% इसका राज्य पैसा देती है। जब भी देने की बात आती है कि हाँ इस व्यक्ति को जैसे 5 लाख रुपए देने हैं तो उसमें 60% पैसा था, मतलब 3 लाख रुपए का तो कवर देती है केंद्र सरकार और 2 लाख रुपए का कवर देती है राज्य सरकार। अब वो बात अलग है कि आयुष्मान भारत में तुम्हें कहीं राज्य सरकारों की फोटो नहीं दिखती, मोदी जी की ही दिखती है, वो बात अलग है। और इसके लिए एजुकेशनल सेस भी लगा के रखा है हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री का केंद्र सरकार के द्वारा एजुकेशनल सेस भी लगाया गया था कि इसका पैसा जो आएगा वो आयुष्मान भारत में लगाया जाएगा। और 1.5 लाख जो वेलनेस सेंटर्स थे उनको बनाने की भी बात की गई थी कि इनमें लोगों को मतलब बीमार पड़ने ही नहीं देना है, पहले से ही लोगों को जो एंटीबायोटिक्स वगैरह है
या छोटी मोटी बीमारी हैं तो उनको जल्दी से ट्रेस करके जल्दी से ख़त्म की जा सकें, लोगों में कैसे इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है, इन सबको लेके काम करने के लिए 1.5 लाख वेलनेस सेंटर भी बनाए गए थे पूरे इंडिया के अक्रॉस। अब वो बात अलग है ग्राउंड पे कितने चल रहे हैं कितने नहीं चल रहे हैं, ये तो जांच का विषय है। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है रशिया को लेके कि वही है ना कि सब लोग सोच रहे थे कि हम लोग जाएंगे स्पेस में जाके मूवी शूट करेंगे। रशिया ने स्पेस में जाके मूवी शूट कर भी लिया। रशिया के 3 लोग, एक तो यूलिया है जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, एंटोम है और किम है ये फिल्म के एक्टर और एक्ट्रेस हैं। इन लोगों ने जाके जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है वहां पे द चैलेंज करके एक मूवी आने वाली है, द चैलेंज मूवी का नाम है। तो द चैलेंज मूवी की अभी शूटिंग हुई है इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में। अब इंटरनेशनल स्पेस सेंटर की बात कर लें तो 1998 में बनाया गया था, 422 किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। वहाँ पे ज़्यादातर काम अपने रिसर्च के किए जाते हैं, पृथ्वी की खोज कैसे हुई, पृथ्वी की जांच की जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं एस्ट्रॉयड्स वगैरह के, वो भी हम लोग देखते हैं, उनकी जांच परख करते हैं। स्पेस में अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं, नई चीज़ों की खोजें करते हैं। दैट्स ऑल। इन स्पेस में अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही इंटरनेशनल स्पेस सेंटर बनाया गया था। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है नामपा को लेके कि जो 14 साल की नामपा है उन्होंने हाल ही में जो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है पेरू में, वहाँ पे गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो बस दैट्स ऑल। ये 14 साल की है, ये छोटी सी, और बस यही एक छोटी सी न्यूज़ आई है। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है एयरटेल को लेके कि एयरटेल ने भारत में पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने रूरल 5G ट्रायल्स करना शुरू कर दिए हैं। और रूरल एरिया में एयरटेल का कहना यह है कि हम लोग तकरीबन 100 Mbps की स्पीड देंगे 5G आने के बाद में। और ये किसके साथ में मिलकर कर रही है कंपनी? एरिक्सन के साथ में मिलकर कर रही है। अगर बात की जाए, एरिक्सन बाय द वे सोनी की कंपनी है, तो एरिक्सन और एयरटेल ये दोनों कंपनियां आपस में मिलकर रूरल एरियाज में 5G ट्रायल्स कर रही हैं इंडिया में। पहली कंपनी बन गई है एयरटेल। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट छोटा सा डाटा आया है कि जो AI इंडस्ट्री है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंडस्ट्री, वो मार्केट 2025 तक इंडिया में $7.8 बिलियन का हो जाएगा। ये बात कही गई है IDC की रिपोर्ट में। तो दैट्स ऑल। बस एक छोटी न्यूज थी। एक नेक्स्ट न्यूज आई है वो आई है फेसबुक को लेके कि फेसबुक की एक वर्कर है। देखो ये वाली न्यूज एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन आजकल न्यूज में बहुत ज्यादा है तो हम इसको कवर कर ले रहे हैं। फेसबुक की एक वर्कर है जिनका नाम है फ्रांसिस। उन्होंने हाल ही में जो US की पार्लियामेंट है, कांग्रेस कही जाती है, वहां पे जाके उसके सामने कह दिया है कि फेसबुक के बहुत सारे राज एक तरीके से खोल दिए। उन्होंने कहा कि फेसबुक को केवल प्रॉफिट से मतलब है, फेसबुक यूजर सिक्योरिटी का ध्यान नहीं देता बिल्कुल भी, फेसबुक यूजर सिक्योरिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज करता है, फेसबुक टर्म्स एंड रूल्स को फॉलो नहीं करता। फेसबुक के पास में सिक्योरिटी मेजर्स हैं बट वो उनको ध्यान नहीं देता, केवल अपने प्रॉफिट पे ध्यान देता है। फेसबुक बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है, टीनेजर्स के लिए कुछ भी खतरनाक हो जाए उसको कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधे केवल अपने प्रॉफिट से मतलब है। फेसबुक केवल अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। तो दैट्स ऑल। ये फ्रांसिस है जो उनकी प्रोडक्ट मैनेजर थी फेसबुक की बाय द वे, तो उन्होंने फेसबुक पे ये एलिगेशंस लगाए हैं अभी हाल में US कांग्रेस में। तो दैट्स ऑल। एक ये न्यूज़ थी। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है जो पीस कीपिंग फोर्स, हम देखते हैं UN की पीस कीपिंग फोर्सेस होती हैं उनको लेके, कि अभी देखते हैं इंडिया के तकरीबन 800 सोल्जर्स UN की पीस कीपिंग फोर्स में जो काम कर रहे थे साउथ सूडान में, उनको UN के द्वारा मेडल दिया जाएगा अच्छा काम करने के लिए, कि वहां पे उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे पीस स्थापित करनी थी, डिफेंस करना था, वो बहुत अच्छा किया है। तो इंडिया के 800 सोल्जर्स वापस आ रहे हैं और वहाँ पे दूसरे देश के अब अलॉट किए जाएंगे हाल फिलहाल के लिए, और वो सोल्जर वापस आ रहे हैं। उन सबके 800 के 800 सोल्जर्स को मेडल दिया जाएगा UN के द्वारा। अब पीस कीपिंग फोर्स की बात करें ना, 1948 में पीस कीपिंग फोर्सेस बनी थी, और जो अपन बात करते हैं ना कि सेल्फ डिफेंस का ही काम करती हैं ज़्यादातर पीस कीपिंग फोर्स, और शांति लाने का सेल्फ डिफेंस का। वहाँ पे लड़ने पीस कीपिंग फोर्स UN की कभी भी नहीं जाती कहीं भी। अलग अलग जो ऑपरेशंस इस समय बात की जाए तो 17 ऑपरेशंस हैं जो पीस कीपिंग फोर्स के इसके चल रहे हैं। और बाय द वे ब्लू हेलमेट फोर्सेस भी UN की पीस कीपिंग फोर्सेस को ही कहा जाता है। ये UN के चार्टर के द्वारा 1948 में बनाई गई थी। अभी तक अगर बात की जाए भारत की तरफ से तो 50 अलग अलग मिशन में भारत ने तकरीबन ऐसे ही मतलब इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के तकरीबन 2 लाख सोल्जर्स भेज चुका है भारत 50 अलग अलग मिशन में। और पिछले 60 साल में इंडिया के तकरीबन 163 ऐसे सोल्जर्स हैं जो UN पीस कीपिंग फोर्स के रूप में काम करते हुए मारे जा चुके हैं।
और आज भी तकरीबन 7,000 भारत के सोल्जर यूएन की पीस कीपिंग फोर्स में काम कर रहे हैं अब। और बाय द वे, यूएन पीस कीपिंग फोर्स में कभी भी महिलाएं नहीं जाती थी। भारत पहला ऐसा देश था जिसने 2007 में महिलाएं भेजी थी पीस कीपिंग फोर्स में। तो दैट्स ऑल, बस इतना ही हमारे एग्जाम के लिए जानना जरूरी है। एक नेक्स्ट न्यूज है यूएई की तरफ से कि यूएई ने अभी एक मिशन भेजने की बात की है कि जो 2028 में भेजा जाएगा उनकी तरफ से। हम देखते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट है जो मार्स और जुपिटर के बीच में है, उस पे एक ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को पता करने के लिए कि यूनिवर्स बना कैसे है, उसके लिए एक सैटेलाइट भेजी जाएगी जो वहाँ पे लैंड करेगी एक एस्ट्रॉयड पे। और वो एस्ट्रॉयड भी अभी तय नहीं किया गया है कहाँ पे लैंड करेगी, कैसे पता करेगी, इसके बारे में कोई डिटेल नहीं दी गई है। बस इतना कहा गया है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट पे 2028 में यूएई के द्वारा एक सैटेलाइट भेजी जाएगी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को पता करने के लिए। वहीं 2024 में एक मून पर भी भेजी जाएगी। तो बस ये दो चीजें निकल के आई हैं यूएई की तरफ से। एक नेक्स्ट न्यूज है कि राष्ट्रमंडल हॉकी टूर्नामेंट को लेकर कि अभी जो राष्ट्रमंडल हॉकी टूर्नामेंट है जो यूके में होने वाला था, तो इंडिया ने उससे विड्रॉल कर लिया है 2022 में। कि सीरीज बात है, देखो हम जानते हैं ना कि हमारे यहाँ के लोगों को क्वारंटाइन कर रहे थे और कोविड जो वायलेशंस की लगा रहे थे कि तुम्हारे यहाँ का जो वो है क्या वैक्सीन है उसको हम वैक्सीन नहीं मानते, तुम्हें 10-12 दिन क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, उसके बाद ही हम तुमको बाहर निकालेंगे कि तुमको कोरोना है कि नहीं, ये जांच वाँच करके तब। तो इंडिया ने साफ कह दिया है कि हम इन लोगों के साथ में खेलना ही नहीं है, और जो राष्ट्रमंडल हॉकी टूर्नामेंट होने वाला है उसमें हम भाग ही नहीं लेंगे। अब अगर राष्ट्रमंडल हॉकी टूर्नामेंट की बात करें ओवरऑल में, तो 1998 से ये शुरू हुए थे। ऑस्ट्रेलिया है जो तब से लगातार 1998 से अभी तक सारे के सारे गोल्ड ऑस्ट्रेलियन जीते हुए हैं, और इंडिया 2 बार सिल्वर मेडल जीत चुका है। बस दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है ताइवान को लेके। ये तो काफी वैसे न्यूज में भी चली थी कि ताइवान का जो एयर जोन है उसमें हम देखते हैं चाइनीज प्लेन्स वगैरह देखे गए थे। तो ताइवान का ये कहना है कि हाँ ये लोग कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो फलान ढकाने जो भी है। और हम थोड़ा अगर बैक की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि केएमटी पार्टी थी जिसको कुमिटेंगल पार्टी कहा जाता था। मे बी शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो, बस शॉर्ट फॉर्म में केएमटी पार्टी थी जो ताइवान पे पहले थी। बाद में चाइना ने डीपीपी पार्टी भेजी थी जिसको डेमोक्रेटिक प्रोग्राम पार्टी कहते हैं 1949 में, और तब से डीपीपी पार्टी है जो वहाँ पर राज कर रही है। अब वही है कि ताइवान का कहना ये जो चाइना में ताइवान पूरी तरीके से आ जाए, ये चाइना का कहना है। और ताइवान का कहना ये है कि और देश हमारी मदद करें क्योंकि ताइवान चाइना से नहीं लड़ सकता, वो तो सीधी सी बात है। तो काफी देश इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, काफी नहीं करते हैं ताइवान को अलग देश के रूप में। इंडिया ताइवान को अलग देश के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करता है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है वर्ल्ड हैबिटेट डे को लेके। तो 4 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया गया। अभी 2 दिन पहले था, उस दिन मैं कवर करना भूल गया था, तो मैं सोचा आज कवर कर लें। और हम जानते हैं 1985 में यूएन का नैरोबी समिट हुआ था। तब से तय किया गया था कि 4 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाएंगे और लोगों में जागरूकता बढ़ाएंगे कि कैसे हमें इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को बनाए रखना है और कैसे लोगों के लिए वर्ल्ड हैबिटेट को अच्छा करना है। एक नेक्स्ट न्यूज आई है नासा का जो साइक मिशन है उसको लेके, कि जो साइक नाम का एक एस्ट्रॉयड है बाय द वे, तो उस साइक एस्ट्रॉयड पे जाके शोध करने के लिए अगस्त 2022 में नासा के द्वारा साइक मिशन भेजा जाएगा। बस दैट्स ऑल। अब यहां से हमारी न्यूज तो खत्म होती है, यहां से हमारे शुरू होते हैं एडिटोरियल। तो पहला जो एडिटोरियल है वो तो आया है कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 के बारे में रोज एक एडिटोरियल आता है कम से कम। बस अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं तो हमें वो एग्जाम के लिए जानना जरूरी हो जाता है। देखो हम जानते हैं कि अभी स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से हमारी केंद्र सरकार ने कह दिया है कि 50,000 रुपए देगी हर परिवार के हर व्यक्ति को जिसकी मृत्यु हुई है, और उनको 50,000 रुपए दिए जाएंगे जिसकी कोरोना से मृत्यु हुई है। बट उनके पास में कितने होने चाहिए? कोरोना से सर्टिफिकेट होने चाहिए, उनके डेथ सर्टिफिकेट में लिखा होना चाहिए कि कोरोना से मृत्यु हुई है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? प्रॉब्लम ये है पहली बात तो कि 4.5 लाख लोगों का जो एक समूह है, केंद्र सरकार का मानना यह है कि यही 4.5 लाख लोग हैं जो कोरोना से मारे गए हैं। बट दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि राज्य सरकारों ने डाटा को दबाया भी है, डाटा को बदला भी है। बहुत लोग मरे हैं जिनको दूसरी वजहों से बता दिए गए कि नहीं तुम तो ये कार्डियक अरेस्ट से मरे, ये हार्ट डिसीज से मरे, ये किसी और से मरे, उनको कोरोना में गिना ही नहीं गया है। वहीं जो लोग कोरोना से मरे भी हैं उनको इस डेथ सर्टिफिकेट पे कई लोगों के तो लिखा ही नहीं है कि ये लोग कोरोना से मरे हैं, तो उन लोगों को ये वजीफा कैसे मिलेगा? जो हमारी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने भी यही वाली बात कही है कि डेथ के कारण
जो कोरोना की वजह से लोग खत्म भी हुए हैं, उनकी भी डेथ के कारण अलग अलग जगह अलग अलग है। तो उसने एक बेस बताया है कि हम लोगों को ये किस हिसाब से बांटने चाहिए। एनडीएमए ने एक बेस बताया है कि हम किस आधार पे मानेंगे कि आदमी कोरोना से मरा था कि नहीं मरा था। एनडीएमए का कहना यह है कि हम लोगों को डेथ सर्टिफिकेट नहीं देखना चाहिए, और हम लोगों को ये देखना चाहिए कि एक आदमी अगर हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है और वो कोरोना की वजह से भर्ती हुआ है बेसिकली, और अगर वो 30 दिन के अंदर अंदर हॉस्पिटल में खत्म हो जाता है, तो हम उसको कोरोना से मरा मान सकेंगे। मतलब उसको कोरोना कोरोना से ही मरा माना जाएगा, सीधी सी बात यह है। और एनडीएमए का कहना यह है कि हमें इस प्रकार की गाइडलाइंस से लोगों की मदद करनी चाहिए। हमें वही है ना, देखो ये पैसा किसी की पूर्ति तो नहीं कर देगा, बट लोगों को तत्काल सहायता तो उपलब्ध करवाएगा ही करवाएगा, उनको आगे बढ़ने का मौका देगा, उनको तत्काल स्टैंडिंग स्टैंडिंग लोगों को थोड़ी मदद तो करेगा ही करेगा। और ऐसी सफरिंग में जब लोग पहले से ही लोग सफर कर रहे हैं, गवर्नमेंट को कोई हक नहीं है कि गवर्नमेंट उनको और ज्यादा सफर करवाए। तो हाल में एनडीएमए के द्वारा यही कहा गया है कि ये जो सर्टिफिकेट्स बनने वाले हैं, इन सर्टिफिकेट्स में ये तय किया जाए, कोरोना के सर्टिफिकेट्स दोबारा से बनाए जाए, और इसमें ये देखा जाए कि कोई भी आदमी जो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था और अगर वो 30 दिन के अंदर खत्म हो गया है, तो उसको कोरोना से ही मरा माना जाए। ये एनडीएमए की, और जिनके डेथ सर्टिफिकेट में है पहले से, वो तो है ही है, दैट्स ऑल। तो ये कुछ नई गाइडलाइंस आई हैं जो इस एडिटोरियल में भी बताया गया है। और फिर बाकी का देखा जाए तो और भी एडिटोरियल में इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो सब हमारे एग्जाम के लिए जाना जरूरी भी नहीं है, और पहले भी हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। एक नेक्स्ट न्यूज आया है, नेक्स्ट एडिटोरियल आया है स्कूलों को लेके, कि हम ये जानते हैं कि स्कूल 1.5 साल बाद खुल रहे हैं, कोरोना से तब से स्कूल बंद ही थे, और इंफ्रा क्रिएट, अब स्कूलों के सामने अपने इंफ्रा को दोबारा से क्रिएट करना, और स्कूलों में बदलाव का समय आ गया है। हुआ क्या ना, जैसे जैसे हम देखते हैं ऐसे जो डिजास्टर है, या जो ऐसे एक तरीके से कह लो पेंडेमिक है, ये पहली बार आया था, ठीक है, अभी पिछले 100 साल में तो पहली बार ही था जिससे पूरे देशों में 1.5 साल तक के लिए स्कूल बंद रहे। क्या ऐसा भविष्य में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, बहुत संभावनाएं हैं। हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे क्रिएट करना चाहिए, अभी से इसकी तैयारी करनी चाहिए कि भविष्य में अगर ऐसी कोई क्राइसिस आती है तो स्कूल को बंद ना करना पड़े। हमारे स्कूल 1.5 साल बाद खुल रहे हैं, अभी सबसे बड़ा चैलेंज तो स्कूल के सामने यही आ गया है कि मार्जिनल और पुअर जो लोग हैं, जो बच्चे हैं मार्जिनल मार्जिनल परिवारों से आते हैं, पुअर परिवारों से आते हैं, जिनके पास में डिजिटल उपकरण नहीं थे, वो लोग काफ़ी पीछे रह गए हैं। गर्ल्स चाइल्ड हैं, उन लोगों को, बहुत से लोगों को तो पेरेंट्स वैसे ही नहीं भेजते, और कोरोना की वजह से अब लोगों के पास में जॉब एम्प्लॉयमेंट कम हो गया है, कमाने की अपॉर्चुनिटीज कम हो गई थी, तो उन लोगों ने ड्रॉप आउट करवा दिया। जो मार्जिनल पुअर बच्चे हैं, उनमें से काफ़ी बच्चे तो स्कूल में वापस ही नहीं आ पाएंगे। तो अभी सरकार की पहली प्रायोरिटी तो ये है कि चाहे गरीब बच्चा हो या अमीर, उन सबको स्कूल में वापस लाया जाए कैसे भी करके, कोई ड्रॉप आउट ना हो। जो, और सुनो, उसके बाद में आ गया है टेक्नोलॉजिकल गैप, क्योंकि जो अमीर घरों के बच्चे थे, जिनके पास में पैसा था, उनके पास में टेक्नोलॉजी थी, इंटरनेट था, लैपटॉप था, मोबाइल था, उन लोगों ने पढ़ लिया। लेकिन हमारे देश में ज़्यादातर जो है वो गरीब ही लोग हैं, जिनके पास में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। इवन तो जिनके पास थी भी, उनके पास कमाने कुछ नहीं था, तो उन लोगों ने अपने लैपटॉप मोबाइल को बेच के अपने घर के खर्चे चलाए हैं। वो चीज़ें, वो जो कहा जाता है एजुकेशनल गैप आ गया है एक गरीब और एक अमीर के बीच में इस कोरोना में, और ज़्यादा जो एजुकेशनल गैप बढ़ गया है, उसको कैसे पूरा किया जाएगा, इस पे काम करना चाहिए हमारी केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सबको ही मिलकर काम करना चाहिए। आज जो जो इक्विटी थी, हम लोग हर जगह इक्विटी की बात करते हैं, इक्विटी डिवाइड और ज्यादा बढ़ गया है। उस डिवाइड को कम करने के लिए जो कोरोना ने बढ़ाया है, उसकी तरफ सरकारों को अभी से काम करना चाहिए। सरकार को रेगुलर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना पड़ेगा पेरेंट्स से। ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो अच्छे पॉइंट्स हैं, अगर हम लोग बात करें ना, जिनको हम अपने आंसर राइटिंग में एक तरीके से डाल सकते हैं, कि रेगुलर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहिए हम लोगों को पेरेंट्स से। उनसे पता पड़ेगा तुम लोगों को कि कौन सा बच्चा कितने पीछे रह गया है। राज्य सरकार और पेरेंट्स को मिलके काम करना पड़ेगा। जो सोशल इमोशनल सपोर्ट है बच्चों को, उसकी भी जरूरत है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है, जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया है। टीचर्स को पढ़ाने का तरीका बदलना पड़ेगा, टीचर्स को दोबारा स्किलफुल करना पड़ेगा। टीचर्स को ये समझना होगा कि बच्चे अलग अलग हैं। अब पिछले 1.5 साल पहले जहां सारे बच्चों को वो एक समान रूप से पढ़ा रहे थे, क्योंकि स्टार्टिंग से बच्चे लगातार पढ़ रहे थे, अभी 1.5 साल में कहो एक बच्चा और ज्यादा पीछे पढ़ाई में ढकल गया है, और एक उससे 1-1.5 साल आगे बढ़ गया है, कहो 2 साल आगे बढ़ गया है। तो बच्चों में जो गैप आया है, उस हिसाब से टीचर को हर बच्चे को अलग तरीके से डील करना पड़ेगा।
अगर डील नहीं कर पा रहे तो हमें नए टीचर्स की अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी, जिससे टीचर इन चैलेंजेस को पूरा कर सके। स्पेशल लर्निंग पे काम करना पड़ेगा, जो लर्निंग लॉस हुआ है उसको पूरा करने पे हमें काम करना पड़ेगा। सरकार को पढ़ाई में, एजुकेशन में स्पेंडिंग बढ़ाने की जरूरत है और स्पेशल कदम उठाने की जरूरत है। और एक अलग तरीके का इंफ्रा अगर क्रिएट करना पड़े तो वो भी क्रिएट करने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना की थर्ड वेव का भी खतरा बना हुआ है इंडिया में अगर बात की जाए, और आने वाले समय में ऐसे पेंडेमिक दोबारा भी आ सकते हैं। तो उनके लिए भी हमें अभी से तैयारी करने की जरूरत है। एजुकेशन सिस्टम को ऐसे बनाने की जरूरत है कि आगे आने वाले समय में अगर ऐसे पेंडेमिक आते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा देश पहले से तैयार रहे, और जो एजुकेशनल गैप है, जो गरीब और अमीर की दूरियों को बढ़ा देता है, वो दूरियां ना आए। तो दैट्स ऑल, यही था इस एडिटोरियल में जो लिखा हुआ था। एक नेक्स्ट एडिटोरियल है चाइना के ऊपर आया है कि देखो, पिछले एक साल में हम लोग देखते हैं जो हाई प्रोफाइल टेक कंपनियां हैं उन पे एंटी ट्रस्ट लगा के, या मोनोपोली स्थापित ना कर लें ये लगा के, ये साइबर सिक्योरिटी के चार्जेस लगा के, चाइना ऐसी बड़ी कंपनियों का क्रैक डाउन करने में लगा है। चाइना क्या कर रहा है, उनसे या तो बहुत बड़े बड़े रुपए वसूल रहा है, या उनसे कह रहा है ये वेलफेयर में तुम रुपए दोगे, इसमें दोगे, उसमें दोगे। चाइना नहीं चाहता कि कोई, किसी भी कंपनी, किसी भी प्राइवेट कंपनी का बिजनेस इतना ज्यादा बढ़ जाए, वो अत्यधिक पावरफुल ना बन जाए, वो एक्स्ट्रा गेन ना कर ले। चाइना नहीं चाहता कि गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी प्राइवेट कंपनी बढ़ पाए, ये चाइना कभी नहीं जाएगा। अब इसका क्या है ना, इसका फायदा इंडिया उठा सकता है, इसमें ये लिखा हुआ है। देखो, प्राइवेट और बड़ी कंपनियां होती हैं, ये कभी किसी एक देश की नहीं होती। ये देखती हैं कि जहां पे अच्छा बिजनेस एनवायरनमेंट मिल रहा है, जहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिल रहा है, ये कंपनियां वहां शिफ्ट हो जाती हैं। इंडिया के फेवर में स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि पिछले एक साल में 10.41 बिलियन डॉलर के हमारे स्टार्टअप्स हो चुके हैं, और स्टार्टअप हमारे यहाँ यूनिकॉर्न कंपनी हर एक महीने में 10-10, 11-11 यूनिकॉर्न कंपनियां बन रही हैं इंडिया में। तो हमारे यहाँ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स भी बढ़ते जा रहे हैं, इंडिया में बिजनेस फ्रेंडली माहौल भी बनता जा रहा है। इवन दो अगर लास्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया का उसमें वन ऑफ द बेस्ट रैंकिंग आई थी। ये बिजनेस फ्रेंडली को हम लोगों को और बढ़ाना होगा, और इंडिया को और ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली बनना पड़ेगा, इंडिया को इकोसिस्टम को और अच्छा बनाना पड़ेगा, इंडिया की गवर्नमेंट को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा इन कंपनियों के लिए, और कोशिश करना पड़ेगा ये कंपनियां चाइना से उठ के, अगर चाइना से शिफ्ट हो रही हैं, चाइना क्रैकडाउन कर रहा है, वहां से शिफ्ट हो तो वो सीधे इंडिया में आ जाए। ये सारी चीजें इंडिया को थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बनाने में बहुत मदद करेंगी। क्योंकि जैसा अभी हम देखते हैं ना, एप्पल ने भी कहा था कि वो, मतलब इवन तो एप्पल ही नहीं, टेस्ला ने भी कहा था कि जो एप्पल का जो प्लांट है वो चाइना से उठा के इंडिया में शिफ्ट करने के लिए सोचा जा रहा है। ये बात एप्पल की तरफ से निकल के आई थी। वहीं टेस्ला के जो प्लांट है वो इंडिया में शुरू करने की बात की जा रही है। तो इन चीज़ों के लिए, इन प्राइवेट एंटिटीज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इंडिया को अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को और अच्छा करने की जरूरत है, और वो भी जल्दी से जल्दी करने की जरूरत है। इस समय बहुत अच्छा टाइम बना हुआ है, इंडिया के फेवर में भी स्थितियां हैं, और ये चीजें इंडिया को परोक्ष अपरोक्ष रूप से फायदा बहुत ज्यादा पहुंचा सकती हैं। तो अगर इंडिया को वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ना है, इंडिया को सुपर पावर बनना है, तो इंडिया को इसके प्रति भी अभी से कड़े कदम उठाने की जरूरत है। जब और देश, काफी ऐसे देश हैं जो पेंडेमिक में, इंडिया का भी क्रैकडाउन हुआ है, सबका ही हुआ है, ऐसा नहीं कि किसी अलग देश का हुआ है, लेकिन इंडिया इस क्रैकडाउन के बाद, इस टूटी हुई इकोनॉमी के बाद, कि हर देश की टूटी हुई इकोनॉमी इस समय तो, लेकिन इससे कितना जोर से बूम करके निकलेगा वो डिपेंड करेगा कि हम कितना बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना सकते हैं, हम कितना कहा जाता है ना एक तरीके से, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कितना अच्छा कर सकते हैं, और हम उन बिजनेसेस को, क्योंकि इंडिया में मार्केट बहुत बड़ा है, इंडिया में कस्टमर्स की कमी नहीं है, और इंडिया वैसे ही सेंट्रल में पड़ता है, तुम इंडिया से ईस्ट वेस्ट हर देश की तरफ जा सकते हो। तो इंडिया को ये पूरे इकोसिस्टम को अच्छा करना पड़ेगा, देशों के साथ में संबंध अच्छे करने पड़ेंगे, जिससे कोई भी कंपनी अगर इंडिया में अपना प्लांट स्थापित करे तो उसको बेचने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं भी कोई भी चीज। और इवन दो इंडिया में जॉब एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, और साथ साथ में इंडिया की इकोनॉमी भी बूस्ट करेगी। तो दैट्स ऑल। अगर आज बात करें 6 दिसंबर, अरे सॉरी, तो दैट्स ऑल, अगर आज बात करें कि 6 अक्टूबर की, तो यही करंट था जो हमारे एग्जाम के लिए जानना जरूरी था। दैट्स ऑल।